शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों को करने का विधान है। तो अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिव संहिता में कुल कितने आसन बताए गए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल कितने आसन आपको दिख रहे हैं? 84 आसन। तो कल को प्रश्न पूछा जाए कि शिव संहिता में कुल कितने आसन है, तो 84 आसन का आंसर आपको मिल गया यहीं से। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि हमारा प्रश्न कुछ और है, यहाँ पर PYQ में हमसे कुछ और पूछा गया है, तो याद रखने के लिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा बैकअप लेंगे। किसका? SSP का। SSP माने सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसी को बोलते हैं SSP। तो इसमें देखो 3 S है दोस्तों, है ना, 3 वर्ड है SSP। तो बड़े S का मतलब क्या हुआ? सिद्धासन हुआ, सिद्धासन। ठीक है, छोटे S का मतलब आधा सह कर देंगे, आधे सह से कौन सा आसन शुरू होता है? स्वस्तिक आसन शुरू होता है, स्वस्तिक आसन हो गया। ठीक है, पै से कौन सा आसन होता है? पै से पद्मासन होता है। तो माने आप याद रखेंगे शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति दोनों को एक साथ याद रखेंगे। कैसे? आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि SSP में कितने आसन है, तो इसके नाम से ही आपको याद रह जाएगा कि SSP में 3 आसन है। एक तो सिद्धासन है, एक स्वस्तिक आसन है, एक पद्मासन है। याद रहेगा, 3 आसन है SSP में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आती है एक और बुक, कौन सी आई बुक आपकी? नेक्स्ट बुक आपसे पूछी गई कि शिव संहिता में कितने आसन है। शिव संहिता, शिव संहिता पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा है। तो शिव संहिता की स्पेशलिटी है, उसमें एकमात्र आसन आपको देखने को मिलता है, उग्र आसन। ये उग्र आसन जो है मात्र आपको पूरे जितने भी हठयोगिक टेस्ट है जो आपके सिलेबस में है नेट JRF की, उनमें से मात्र उग्रासन जो है केवल और केवल आपको शिव संहिता में मिलता है और किसी भी बुक में नहीं मिलता। तो कल को ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि उग्रासन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो शिव संहिता में किया गया है, सिंपल है। तो अब दोस्तों शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति दोनों एक जैसी हो गई। शिव संहिता में टोटल कितने आसन है? 4, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 है। 3 कौन कौन से? सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन। ये 3 आसन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी है और सेम ये एज इट इज तीनों शिव संहिता में भी है। और एक और आसन और जुड़ जाता है, चौथा आसन उग्रासन। तो कुल आसन शिव संहिता में भगवान शिव की नजरों में 84 आसन है। उनमें से वर्णन जो हमें मिलता है, एक्सप्लेनेशन जो हमें मिलती है, ये ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन जो मिलती है केवल 4 आसनों की मिलती है ना। उन्हीं आसनों को करने का विधान बताया गया, उन्हीं आसनों के हमें नाम दिखाई देते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि 84 आसन किस फॉर्म में कहीं है, शिव भगवान ने ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ये कह रहे हैं शिव संहिता में कि संसार में जितने जीव जंतु हैं, माने 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, कहता उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, मुख्य 84 आसन है। ठीक है, 84 आसनों में से कहते 4 श्रेष्ठ आसन है जिनको करना चाहिए। और वो 4 आसन कौन से हैं? ये चारों है, 3 ये और एक चौथा उग्रासन, ये 4 बताए गए हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि हल्का सा भी चूक हुई तो एग्जाम में आप जो है आंसर गलत कर देंगे, तो इस चीज को समझेंगे। तो 84 आसनों में कौन कौन सा आपका उत्तर ठीक हो सकता है? सिद्धासन है, पद्मासन है, ये भी हो गया, ए में सिद्धासन पद्मासन आ गया। और क्या है आपका? उग्रासन और स्वस्तिकासन, ये भी है। तो बी भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब आपको आंसर यहां से कूट यहां से चयन करना है। तो आंसर अगर देखें तो आपका कौन सा राइट होना चाहिए, यहां पर अगर देखें तो ए और बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माने ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आगे चलें दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा 2 हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न अगर देखें तो पूछा गया है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे, महायोग जब भी शब्द देखेंगे महायोग, तो उसमें समझ जाएंगे कि उसमें 4 आसन बताए गए हैं। कौन कौन से? मंत्र योग, लय योग, 4 योग हुए महायोग में। योग है महायोग, 4 योग है इसमें, मंत्र, लय, हठ योग और एक चौथा है राजयोग। तो 4 योग याद रख लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 4 योग, 1 2 3 4, मंत्र, लय, हठ, राज, ये 4 योग हुए। अब इनको देखते हैं कि क्या ये चारों योग यहाँ है। मंत्र और लय बिल्कुल है, ए पर दिया गया है, मंत्र और लय भी आ गया आपका। और क्या क्या है? हठ और राज, हठ और राजयोग, क्या ये है? हठ और राज, ये भी जोड़ा है। तो ए और सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, बाकी इनमें से कोई भी राइट नहीं होगा। ए और सी हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है,
जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। तो दोस्तों आपसे महायोग किसी के भी अनुसार पूछा जा सकता है, जैसे शिव संहिता में भी 4 योग बताए गए हैं, योग बीज में भी 4 योगों का वर्णन आया, इन्हीं 4 योगों का इनको महायोग कहा गया है। यहाँ पर हठ रत्नावली में भी महायोग इन्हीं को कहा जा रहा है। तो महायोग शब्द जो है आपको ध्यान रखना है कि महायोग जब भी पूछा जाए मतलब ये 4 ही योग होंगे, चाहे किसी भी टेक्स्ट के अनुसार आपसे पूछने की कोशिश करें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब महायोग के बारे में और प्रश्न क्या बन सकता है कि हठ रत्नावली के अनुसार महायोग का लाभ क्या है, ये ध्यान रखिए। महायोग का एकमात्र लाभ बताया गया चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है वो किस से होता है हठ रत्नावली के अनुसार, कि मंत्र योग से, लय योग से, अठ योग से, या महायोग से, या केवल योग से। तो वहां पर आप नोट करेंगे कि महायोग के लिए बात कही जाती है कि महायोग से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो हठ रत्नावली की मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, तो उसमें जाकर के आप देख लेंगे कंप्लीट कोर्स, जिस बच्चे ने भी बाय किया हुआ है ऑलरेडी तो वो वहां पर देख सकता है हठ रत्नावली के बारे में, फिर इजिली इन आंसर्स को आप टैकल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न। इसमें अगर देखें तो प्रश्न कहां से पूछा गया है, गेरंड संहिता से पूछा गया है। कहा है गेरंड संहिता के अनुसार कौन अंतर्धोती का प्रकार नहीं है। ये दोस्तों शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है एग्जाम में बैठते तो हमारा एंग्जाइटी इतना ज्यादा हो जाता है कि हम प्रश्न पूरा पढ़ते ही नहीं है और थोड़ा सा पढ़ते ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं टाइम बचाने के चक्कर में। तो उस चीज को आपको मैनेज करना होता है, प्रश्न पढ़ना की कला होती है अपनी अपनी, है ना। तो प्रश्न में देखो गेरंड संहिता के अनुसार अंतर्धोती पूछा गया है। अब कोई बच्चा केवल गेरंड संहिता वर्ड देखेगा, अंतर्धोती देखेगा और इनमें से कोई चूज करेगा ऑप्शन और राइट क्लिक करके आ जाएगा। तो बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान देने योग्य है, नहीं शब्द पूछा है। हालांकि अभी आप लोग मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियोस को, इसको तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमें तो दिख रहा है सर, नहीं, बट एग्जाम में ये वर्ड हमें दिखाई नहीं देता। वहां पर पॉजिटिव यस पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, एंग्जाइटी लेवल ऑलरेडी इतना बड़ा होता है कि अगर मैंने ना किया तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, इस तरीके का डर हमारे अंदर घर कर जाता है। कितना ही हम पढ़ करके जाते हैं, प्रेशर बन जाता है एक अलग तरह का एग्जाम हॉल में। ये आप सभी इस चीज को, जिस बच्चे ने भी प्रीवियस टाइम में एग्जाम दिया है योगा का, तो उस सभी बच्चों को पता है इस चीज का, ठीक है, अच्छे से आप समझते हैं इन चीजों को। तो नहीं शब्द दिया, इस चीज को एग्जाम में आप जरूर अच्छे से पढ़ना सीखें। तो अंतर धोती के पहले तो प्रकार जानते हैं। गेरंड संहिता की धोती के कितने प्रकार हैं, धोती के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, अंत धोती है एक, एक दंत धोती है, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं, और तीसरी जो है हृदय धोती है, और चौथी जो है मूल शोधन है। यही है धोती, ठीक है, 4 प्रकार है। अंत धोती के कितने प्रकार हैं, अंत धोती की अगर आगे बात करें तो सब पार्ट है 4, दंत धोती के सब पार्ट की बात करें तो 5 है, हृदय धोती के सब पार्ट की बात करें तो 3 है, मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है, मतलब अपने आप में एक ही है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अभी यहां पर क्या पूछा गया कि अंत धोती के प्रकार कौन से नहीं है। तो आपको अंत धोती के प्रकार कौन से हैं वो पता होना चाहिए। अंत धोती की अगर बात करें तो क्या क्या प्रकार है, क्रमानुसार। पहला वातसार है, क्योंकि एग्जाम में नेक्स्ट टाइम में पूछ सकता है, अंतर्धोती से यहां से प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए क्रमानुसार बताइए इसके प्रकार कौन से हैं, ये पूछ लेगा। इस बार नहीं पूछा, अगली बार पूछ लेगा कि कौन से हैं ये बताइए। तो इस तरीके से ना हमें हर चीज की तैयारी सीक्वेंस में करनी होती है। अगर प्रॉपर तरीके से हम ना करें ना तैयारी, तो वैसा ही है जैसे समुद्र में नाव छोड़ दी, है ना, और समुद्र में अब किस किनारे पर उतरना है ये तक मालूम नहीं होता नाविक को, तो वो क्या कहां से समुद्र को पार करेगा, नहीं चला सकता नौका। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होती है दोस्तों। तो इसके लिए ही मैंने कोर्स चलाया हुआ है आपके लिए ना, जिसको आप बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो वातसार हुआ नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या है, वारीसार। तीसरा प्रकार क्या है इसका, वहनीसार। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो इसको अगर पहली बार देखते हैं, अगर आपका नॉलेज थोड़ा लो है या जैसा भी है, तो इसको प्रॉपर तरीके से देखें, क्योंकि एक भी वर्ड आप मिस करेंगे ना, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बोला हो और वो आप मिस कर जाएंगे। तो उससे जो है, जो प्रॉपर चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, और फिर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब समझ लीजिए जेआरएफ से चूक सकते हैं आप। इसलिए प्रॉपर तरीके से देखना बहुत जरूरी है हर चीज को। और लास्ट कौन सी है, बहिष्कृत। तो ये जो है 4 प्रकार की धोतियां बताई गई हैं, जो किसके अंतर्गत है, अंतर्धोती के पार्ट है 4, वातसार, वारिसार और बहिष्कृत। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, एग्जामिनर कह रहा है, कहता हमें अंतर्धोती के प्रकार नहीं बताने हैं, है ना, अंतर्धोती वाले ये नहीं चूज करने, नहीं बताने कि जो जो नहीं अंतर्धोती के अंतर्गत। तो वारिसार, वातसार, वहनीसार और बहिष्कृत ये तो अंदर है, किसके अंतर्गत है, अंतर्धोती के, परंतु हमें पूछा है नहीं के रूप में। तो वमन धोती नहीं है, दंड धोती नहीं है। अब दंड धोती और वमन धोती नहीं है, तो माने सी और डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं। अब
बाकी के जो ऑप्शन दिए गए ये है कहां से फिर? जो वमन धोती और दंड धोती ये है किसका प्रकार? तो ये है हृदय धोती के प्रकार। हृदय धोती जब आपने पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि तीन प्रकार हैं, दंड धोती, वमन धोती और वाससा। वाससा वर्ड मिलेगा, सूत्रकार वाससा लिखते हैं, जिसका मतलब होता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती, वस्त्र धोती, ठीक है। तो ये तीन धोतियां हैं हृदय धोती के अंतर्गत, तो वो हमें पता होनी चाहिए वो हृदय की है, अंतर धोती की नहीं है। तो सी और डी अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहिष्कृत और वहनीसार है, ये जो है हमारी अंत धोती के प्रकार है। इसको अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब हमारे कोई भी प्रश्न आ जाए नेक्स्ट टाइम में हम सारे प्रश्न कर देंगे। और आपको पता है कि हृदय संहिता के षटक्रमों से बहुत प्रश्न आते हैं, हर बार प्रश्न आते हैं, खूब खूब, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की कौन सी ग्रंथियां बहिस्त्रावी है? बहिस्त्रावी को क्या कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं? अगर आपने एनाटॉमी इंग्लिश में पढ़ी हुई है विद्यार्थियों ने, तो एक्सोक्राइन, एक्सो का एग्जिट का मतलब होता है बाहर का रास्ता। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है बाहर की तरफ स्त्राव करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अंतःस्त्रावी कौन सी होती है? अंतःस्त्रावी मतलब अंदर ही अंदर स्त्राव करते जो एंडोक्राइन होती है उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बहिस्त्रावी वो होती है जैसे घर में आपके पानी का टैंक लगा होता है, सिंक होता है, बर्तन धोते हैं आप, वो पानी सारा आपके घर के अंदर तो इकट्ठा नहीं हो जाता। वो क्या होता है, उसके नीचे पाइप लगी हुई है, वो बाहर जाकर के पाइप गंदे नाली में जाकर के पानी गिरता है ना। सेम दूर जाकर के गिरा। तो मतलब एक्सोक्राइन ऐसा ही होता है कि ग्लैंड जहां पर है, कोई ग्लैंड मान लीजिए आपके शरीर में है, तो वो ग्लैंड जहां ग्लैंड है वहीं की वहीं सिक्रेशन नहीं करेगी। ये सपोज ये ग्लैंड है कोई, तो ये यहीं पर सिक्रेशन नहीं करेगी। अगर ये यहीं अपने आसपास में ही गीला कर दिया इसने, तो ये कौन सी एंडोक्राइन की अपने अंदर ही स्त्राव कर लिया। एक्सोक्राइन क्या है कि ग्लैंड मान लीजिए ये ग्लैंड है एक्स वाई जेड, ये ग्लैंड है एक, तो इसमें एक पाइप लगी होगी और वो दूर जाकर के सिक्रेशन करेगी, अपना जूस जो है सिक्रेट करेगी, कोई भी जो भी हार्मोन्स एंजाइम जो बना रही है वो बाहर जाकर के सिक्रेट करेगी। तो ऐसा ही क्या है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में ये भेद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो जो है हमने जो एनाटॉमी की बनाई है, जो आपके लिए इजी से समझ आ जाता है, उसको आप आराम से जाकर के उसको देखिए, सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन का मतलब जो दूर जाकर के सिक्रेशन करती है वही होती है। अब इसमें ये देखिएगा कि कौन कौन सी ग्लैंड जो है दूर जाकर के सीक्रेट करती है। आपको पता है लीवर, यकृत जो है हमारा एक तरह का वो बहिस्रावी ग्रंथि है। जो लीवर जो होता है हमारे राइट साइड में होता है, ठीक है, चेस्ट के नीचे राइट साइड में होता है। तो वहां से उसमें से एक बाइल जो है डक्ट निकलती है, बाइल डक्ट, जो किसको लेकर के जाती है, बाइल को लेकर के जाती होती है, ठीक है। मतलब बाइल डक्ट लेकर के जाते हैं, दूर जाकर के सिक्रेशन करती होती है। और कैसी होती है, और हमारी लार जो होती है, लार निकलती है जो, है ना, मुख से, वो भी लार भी जो होती है वो कहां पर जाती है, वो भी दूर जाकर के सिक्रेशन करती है। मतलब कान के पीछे है, जीभ के नीचे है, मुख में, वो जो है लार निकल करके और मुख में अलग अलग भागों पे सिक्रेशन करती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ये याद रखेंगे इसी के साथ में, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मनुष्य के शरीर में, तो तीन जोड़ी होती है। और वो कौन सी होती है, एक्सोक्राइन काम करती है, एक्सोक्राइन का, ठीक है। बाकी की अगर बात करें, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये एंडोक्राइन होती है, दोनों की दोनों ही एंडोक्राइन है। ये आंसर हमें यहाँ चूज नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है एक्सो, पर हम एंडोक्राइन का हमें पता है, पीयूष मतलब पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, और थायराइड का मतलब क्या है, थायराइड ग्लैंड जो गले में रहती है, T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेशन करती होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एंडोक्राइन पीयूष और थायराइड ग्लैंड है। हमसे पूछा गया है बहिस्त्रावी कौन सी है, यस में पूछा गया, तो बी और सी जो है हमारा आंसर राइट होगा, बी और सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कैसे है। तो हमेशा मैं ये बात कहता हूं दोस्तों कि आप जब है ना PYQ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक आपने एक क्वेश्चन देखा, उसका आंसर आपको पता लग गया, डन, ऐसा नहीं। उसकी जितनी भी चीजें दी गई नीचे, ऑप्शन जितने बताए गए, उन सभी ऑप्शन पर अच्छे से कमांड बैठाइए कि ये ऑप्शन दिया तो दिया क्यों, क्या इसका कोई और रिलेशन है क्या। एग्जामिनर उसी ऑप्शन को लेकर के नेक्स्ट टाइम में कोई प्रश्न बना देगा, है ना। तो इसलिए हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया इस पर। तो अब नेक्स्ट टाइम में कोई प्रश्न बने, हम सभी चीजों को डिस्कस कर देंगे आराम से, आराम से। केवल PYQ आप लगा लेते हैं तो आपके 70% चांसेस हो जाते हैं JRF पाने की, ठीक है, अच्छे से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। और ये मैं क्लासेस में भी करवाता हूँ अच्छे से। जब आप क्लास में ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, तो उसमें पर डे आपको करवाता हूँ, तो वहां पर आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि आप चुटकियों में हर प्रश्न को सोल्व करते हैं, हर चीज को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं इसके बाद हम। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन श्वसन तंत्र के कार्य हैं? श्वसन तंत्र का मतलब है रेस्पायरेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर इसके हम कार्य देखें तो हमें पता है कि वेंटिलेशन होता है, मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जैसे वेंटिलेशन के लिए रूम में आप एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, उससे क्या होता है कि एग्जॉस्ट फैन जो अंदर की वायु है वो बाहर निकालता रहता है और कोई खिड़की दरवाजे से फिर अंदर आती रहती है वायु। तो ऐसे ही नासिका से क्या होता है, वायु अंदर भी जाती है और बाहर भी जाती है, मतलब वेंटिलेशन करता है, संवातन, है ना, जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और दृष्टि, देखना, विजन कोई काम नहीं है, श्वसन का विजन काम नहीं है। ग्रहण प्रक्रिया माने प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग, प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है दोस्तों कि हम जो स्मेल करते हैं, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, नासिका से प्राप्त करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग मतलब जो सुगंध दुर्गंध का जो ज्ञान होता है वो भी नासिका के थ्रू ही होता है। हालांकि फाइनली जो है हमें सुगंध और दुर्गंध का जो ज्ञान करवाता है वो कौन होता है, हमारा ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम है, वो उसके थ्रू हमें होता है। हमारे दिमाग का जो हिस्सा है ना, पैराइटल लोब, उसके थ्रू हमें जो है ओल्फैक्शन का जो है पता लगता है, माने सुगंध अच्छी है या बुरी है वो हमें बताता है। बट इस प्रोसेस में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी काम करता है, ये भी काम करता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप सपोज नासिका को आप बंद कर लें तो क्या आपको जो श्वास बाहर जो है गंदगी अच्छी है या बुरी है पता लगेगा? नहीं लगेगा नासिका बंद करने पर। जब जैसे ही आप सांस अंदर लेंगे तो आपके अंदर दुर्गंध जाएगी या सुगंध जाएगी, मानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहीं ना कहीं वो भी आपके सूंघने में सहायता करता है, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, स्मेल की प्रोसेस में। ठीक है, तो सी भी अपना हो जाएगा ऑप्शन, ए भी हो गया वेंटिलेशन। और लैरिंग्स इसमें होता है जिसके कारण हम ध्वनि प्रकट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही हम स्वर यंत्र जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं उसके थ्रू साउंड निकालते हैं। तो अपना ए भी हो जाएगा, सी भी होगा और डी भी होगा। अपने तीनों की तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन ये हमारे करेक्ट होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है 3 नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को हमें समझना है दोस्तों कि कैसे स्मेलिंग जो है कैसे हमारा रेस्पिरेटरी के अंतर्गत भी है और नर्वस सिस्टम में भी कैसे है। 36 नंबर प्रश्न, किसके अंतर्गत सत्यान संशय अविरति भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? पहली बात तो ये प्रश्न कहाँ का है, ये योग सूत्र का प्रश्न है। अब इतना देखते ही योग सूत्र में, क्योंकि बहुत कम सूत्र हैं, आपको पता है 196 सूत्र है ना। अब ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला विषय है कि कुछ बच्चे कहते हैं 195 है 196 है, ये कैसे है? मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा सूत्रा, यूट्यूब पर मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं, कोर्स में भी देख सकते हैं, लाइव क्लास में भी मैंने बताया है आप सभी को। तो वहां पर जाकर के इसको देखिए कि 195 सूत्र कैसे है, 196 सूत्र कैसे है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, पूरी क्लास इस पर एक्सप्लेन कर दी है। तो हाँ, तो बात करते सत्यान संशय अविरति भ्रांति दर्शन। ये अगर देखेंगे तो दूसरा पाद जो है योग सूत्र का कौन सा है? साधन पाद। नाम भी पता होना चाहिए किसका क्या पाद है ना, ये भी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि दूसरे पाद का नाम बताओ। साधन पाद, पहला पाद कौन सा है? पहला पाद अगर बात करें तो समाधि पाद। सभी तीनों चारों पाद लिख देता हूं, पहला पाद समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा जो है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। याद रहेंगे, सिंपल सी चीजें है ना। ओके, अब इसमें से समाधि जो पाद है पहला, उसमें हमने समाधियों का वर्णन देखा है और उसी में अंतराएं बताई गई हैं, अंतराय, अंतराय, है ना, अथवा जिनको हम चित्त विक्षेप कहते हैं, जो चित्त विक्षेप करती हैं, चित्त में विक्षेप पैदा करती है, उन्हें हम अंतराएं कहते हैं। और कुल कितनी अंतराएं मानी गई है? कुल अंतराएं की अगर बात करें तो 9 अंतराएं मानी गई हैं। वो कौन कौन सी, उनका नाम क्या है? नाम अगर देखें तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ क्रमानुसार। पहले अगर इनको देखना है आपको, अगर इनका सूत्र देखना है तो इनका सूत्र देखने के लिए आप प्रथम अध्याय जो है हमारा समाधिपाद, उसका 30 नंबर सूत्र देखें, वहां पर आपको पूरा सूत्र मिल जाएगा। अब इनका नाम देखते हैं क्या क्या है क्रमानुसार। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये 9 अंतराएं बताई गई है, आप सभी इन 9 को 9 देख सकते हैं। तो इनमें से अगर यहां देखें तो कौन कौन सी अंतराएं आपको है, इसमें से कौन कौन सी अंतराएं आपको दी गई है? सत्यान, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन। सत्यान दी गई है, संशय दी गई है, अविरति भी दी गई है और भ्रांति दर्शन भी, ये 4 दी गई है। और पूछा गया कि किसके अंतर्गत है, योग सूत्र में है, इनडायरेक्टली पूछा है,
तो कहाँ क्या कहा जाता है इनको? इनका जब सूत्र देखेंगे आप, लास्ट में वर्ड लिखा मिलेगा अनवस्थित, तो चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, ना क्या वर्ड लिखा मिलेगा? चित्त विक्षेपास्ते, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसलिए मैं लिख रहा हूं अंतराय। ये मिलेगा 1/30, ये सूत्र संख्या है। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, ये चित्त विक्षेप करती हैं और इन्हें अंतराएं कहते हैं, ये दो है। तो अब दोस्तों आपसे इसी रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं ताकि आप इसको समझ जाएं अच्छे से। इन सभी को मैं साफ कर देता हूं। तो यहां पर आपको चित्त विक्षेप का पूछा है कि चित्त विक्षेप भी कहते हैं इनको और अंतराएं भी कहते हैं। दो ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो एक भी टिक हो जाएगा, चित्त विक्षेप भी टिक हो जाएगा, ए और बी, और आपका आंसर जो है 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि सिंपल है। अब दूसरे ऑप्शन दिए हैं सहभुव और उपविक्षेप क्या है, इनको अगर समझे तो नेक्स्ट जब हम सूत्र देखते हैं 31 नंबर सूत्र, तो वहां पर हमें समझ में आती है कि दुख दोर्मनस्य अंग मेज्यतो श्वास प्रश्वासा, ये जो है सहभु है ना, विक्षेप सहभु है, ऐसा वर्ड लिखा मिलेगा। कहते ये जो है सहभु है, कहते ये जो साथ में आ जाती है, जैसे व्याधि आई आप में, बीमारी आ गई तो बीमारी से दुख तो अपने आप ही पैदा हो जाएगा, है ना। मन में खीज अपने आप पैदा हो जाएगी, अंगों में कंपन अपने आप पैदा हो जाएगा, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं सहभु है जो व्याधियों के साथ में आते हैं, तो इन्हें सहभु है अथवा उपविक्षेप कहते हैं। तो ये तो 31 सूत्र के लिए है, परंतु ये जो है इन्हें हम अंतरायों में और चित्त विक्षेप के मुख्य विक्षेप में हम गिनते हैं। तो ए बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे इसके पीछे लिखा हो सही है, ए और बी सही है, कल को सपोज ये लिखा हो यहाँ पर सेम प्रश्न हो और ऑप्शन में हल्का सा एग्जामिनर ठीक गलती कर देगा थोड़ी सी, ए और बी नहीं है लिख करके एक जगह लिख देगा ए और बी सही है, दो वर्ड लिख देगा। अगर आपने ध्यान से ऑप्शन भी नहीं पढ़ा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन भी देखना है कि सही कहा है ना एग्जामिनर ने यहाँ पर, हाँ, तो इट मीन्स आपको यही टिक करना था। तो एग्जामिनर जो है आपकी दिमाग को चेक कर रहा होता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। केवल रट्टू तोता नहीं चाहिए उनको, रटने वाले बहुत से हैं, योग सूत्र आदि को रट करके वहां बहुत पहुंच जाएंगे और एग्जाम में बैठ जाएंगे। तो रट्टू तोता नहीं चाहिए उनको, उनको एक समझदार टीचर चाहिए जो हर परिस्थिति में प्रत्येक टीचर बच्चों को पढ़ा सके। हर तरह के अलग अलग श्रेणी के बच्चे आते हैं उनके पास, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जॉब लगेगी इन फ्यूचर, तो उन सभी को आप पढ़ा सके अलग अलग तरीके से, तो वो उन्हें चाहिए। तो आपकी अप्रोच जो है हर एंगल से होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ आपका ए और बी, माने अंतराय और विचित्र विक्षेप के अंतर्गत इनको कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं हम 37 नंबर प्रश्न, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्न में से कौन से प्रकार लाभदायक है ना। तो कौन से लाभदायक मतलब कौन कौन सा पित्त वाला जो है कौन कौन से भोजन खा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए वात पित्त कफ 3 त्रिदोष हैं और 6 हमारे रस हैं, 6 रस हैं। षड रसों में से जो प्रत्येक जो दोष वाले व्यक्ति है वो 3 रस जो है ले सकता है, कोई भी 3 रस वो ले सकता है जिससे उसका जो दोष है वो कम होगा। और कोई ऐसे 3 ऐसे रस हैं जो जिनको वो नहीं लेगा, अगर वो लेगा तो उससे वो दोष बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें हम कैसे लिखते हैं, मधुर अमल लवण कटु तिक्त और कषाय, ये 6 रस है, यही 6 रस हैं। इन 6 रसों को हम षड्रस बोलते हैं, वर्ड आपको पता होना चाहिए। इन 6 रसों को षड्रस बोलते हैं। कल को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 6 रस बताएं अथवा षड्रस क्या है आयुर्वेद के अनुसार, या कौन सी चीज शामिल नहीं है षड्रसों में, एग्जामिनर पूछ सकता है, आप इनको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों इसको सिस्टमेटिकली और तरीके से देखते हैं कि इसमें अगर हम देखें डीपली तो आपको एक समझ आएगी। सीक्वेंस में हमेशा ऐसे प्रोनाउंस करेंगे आप इनको, सभी को ऐसे ही बोलेंगे, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। तो इससे आपको एक ट्रिक मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। जो पहले 3 है मधुर अमल और लवण, ये हमेशा ही क्या है, कफ वर्धक होते हैं, कफ वर्धक, बढ़ाने वाले, कफ को बढ़ाते हैं ये, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आगे वाले 3 है कटु तिक्त और कसाय, ये जो रस हैं ये हमेशा ही आपको जो है वात वर्धक मिलेंगे, वात वर्धक, वात को बढ़ाएंगे ये हमेशा, ये ध्यान रखना है, ये वात को बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसमें से हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पित्त वाले, इसमें हमें चाहिए
पित्त के रस। तो पित्त के लिए अगर आप देखेंगे तो अम्ल, लवण और कटु, इन तीनों को आप निकालेंगे। अम्ल, लवण और कटु, बीच वाले को, है ना, इन तीनों को निकाल लेंगे। अम्ल, लवण और कटु, ये जो है ये किस लिए है? पित्त वर्धक है, ये पित्त वर्धक माने गए हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना लेंगे। अब आपसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए क्लियर कर देंगे। अब देखो, अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर, नाशक बताइए मुझे। तो मैंने पहले बताया कि तीन तीन रस है ना, वर्धक है तीन ही, उसके एंटी जो है वो नाशक है। जैसे कफ वर्धक हमें पता लग गए कि मधुर, अमल, लवण जो है ये तीनों कफ वर्धक हैं। तो अब नाशक कौन से होंगे? कटु, तिक्त, कसाई, ये नाशक होंगे, कफ नाशक। ऐसे ही पित्त वर्धक पता लग गए, अमल, लवण, कटु, ये तीनों पित्त वर्धक है, बढ़ाने वाले हैं पित्त को। तो घटाने वाले कौन से होंगे? मधुर, तिक्त और कषाय, ये जो है पित्त नाशक होंगे, ठीक है। और ऐसे ही वात वर्धक आपको पता लगे कि कटु, तिक्त, कषाय जो है ये तीनों की तीनों वात वर्धक है, वात को बढ़ाते हैं। तो घटाने वाले कौन से होंगे? मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों, अब लाभदायक का क्या सीन है, इस वर्ड को देखेंगे। देखो, कोई भी चीज मोटापे के व्यक्ति के लिए और मोटापा होना नुकसानदायक है, ये हम जानते हैं। पतला व्यक्ति है, उसको और पतला करना नुकसानदायक है ना, ये समझते हैं। तो ऐसे ही जिसकी पित्त प्रकृति है, या जिसकी वात प्रकृति है, या जिसकी कफ प्रकृति है, तो उसको उस गुणों वाला भोजन हम नहीं देंगे। अगर वैसा ही भोजन दिया तो उसमें वही गुण और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी पित्त प्रकृति ऑलरेडी है। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ऑलरेडी पित्त से भरा हुआ है, तो उसे हम और पित्त नहीं देंगे। अगर दिया तो वो नुकसानदायक है। तो यहां पूछा गया है अपने भोजन, ट्रिकी क्वेश्चन है एक तरह से, घुमा करके बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि हम चूज कौन सा करें सर। ये चार्ट सब याद हो जाता है सभी बच्चों की, बट इस प्रश्न का उत्तर क्या दे वो समझ नहीं आती। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्न में से कौन से प्रकार लाभदायक है। लाभदायक का है तो माने पित्त वाले को पित्त देंगे तो वो तो नुकसानदायक है। अब लाभदायक पूछा इन द सेंस कि पित्त वाले को पित्त नहीं देना, मतलब पित्त नाशक के उपाय पूछा है, इनडायरेक्टली इसने पित्त नाशक पूछा है। तो पित्त वर्धक तो अमल, लवण, कटु हो गए। नाशक कौन से हैं? मतलब पित्त नाशक। ध्यान देंगे, यहाँ पर वर्ड मैं लिख रहा हूं, इस चीज को नोट करेंगे। यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं, पित्त नाशक। पित्त नाशक, जिस जो इस प्रश्न में इनडायरेक्टली बात पूछने की बात कही है। पित्त नाशक कौन कौन से हैं आपके? यहां आप चार्ट से देख रहे होंगे, मधुर है एक, तो एक क्या है? तिक्त है, और एक कषाय। ये तीन रस जो है पित्त नाशक हैं। इट मीन्स हमसे यही पूछने की बात कर रहे हैं एग्जामिनर। तो इसमें से छांट लें, मधुर हमें चाहिए, ठीक है। तिक्त और कषाय क्या है? तिक्त इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, कषाय भी ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको क्या पता है? अब आपको ये पता है कि अमल तो बढ़ाता है ना पित्त को, तो ये नहीं होना चाहिए उत्तर। कटु भी जो है पित्त को बढ़ा रहा है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स पित्त में जो होता है अग्नि तत्व प्रधान होता है। पित्त जो होता है अग्नि तत्व प्रधान होता है, पता होगा आप लोगों को, अग्नि तत्व। तो पित्त में ऑलरेडी अग्नि है, पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ऑलरेडी गर्म होता है, गर्म प्रकृति का होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, मतलब अग्नि तत्व प्रधान होता है, उसमें गुस्सैल प्रवृत्ति होता है। तो उसे ठंडा करेंगे हम, है ना, गुस्सा शांत करेंगे, मतलब शीत प्रकृति वाले गुण देंगे। तो शीत जो है पित्त को घटाएगा, मधुर भी घटाएगा। तो माने इस प्रश्न का उत्तर जो होता है आपका डी और बी होना चाहिए। और बी और डी अगर देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके पास एक है, पहला ऑप्शन जो है यही है, बी और डी के लिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर जो बिल्कुल ठीक हो गया। अगर ये चार्ट आपको ऑलरेडी सपोज यहीं से आपने समझ लिया, और एग्जाम में पक्का एक आधा प्रश्न ऐसा मिलता है, तुरंत जाते ही आप ठीक कर देंगे, आपके 2 नंबर पक्के। तो दोस्तों इस तरीके से पहले से अगर आप तरीके से सिस्टमेटिक वे से तैयारी करेंगे ना, आप कभी भी निराश नहीं होंगे एग्जाम में। पक्का जेआरएफ तो आपका पक्का हो जाएगा, गारंटी है मेरी, है ना। कम से कम 90 से 95 स्कोर रहेगा आपका क्वेश्चंस का, है ना। इतने क्वेश्चन तो आप बाएं हाथ से कर देंगे। देखो 100% की गारंटी बहुत रेयर होती है, क्योंकि बच्चे से एंजाइटी में आकर के भी दिक्कत हो जाती है। बट फिर भी अगर बच्चा योगाभ्यास अच्छे से कर रहा है, उसका दिमाग शांत है, तो वो 100 नंबर भी ले जाता है। ऐसे ही बच्चे देखे मैंने, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण होती है, क्यों होती है बीमारियां? तो आयुर्वेद की आपको स्वास्थ्य की परिभाषा पता होगी। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? सुश्रुत ने दी है, ये भी ध्यान रख लेंगे कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। सुश्रुत संहिता में दी गई है, सुश्रुत ऋषि के द्वारा, है ना, सुश्रुत आचार्य जी के द्वारा। तो उन्होंने क्या दिया? कहते स्वास्थ्य जो है समदोष, सम दोष, समाग्निश्च, सम अग्नि मतलब समाग्निश्च, और सम धातु मल क्रिय, सम धातु मल और क्रिय। फिर आगे क्या था? प्रसन्न, आत्म, इंद्रिय, अलग अलग लिख रहा हूं मैं, सूत्र है ये, पूरा पूरा श्लोक है, इंद्रिय और मन है।
स्वस्थ इत्यभिधीयते, कहते ये जो अगर गुण मिल जाए तो वो व्यक्ति स्वस्थ है ना। अब इसी से इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा गया कि अगर ये प्रश्न नहीं होंगे, ये क्वालिटीज उसमें नहीं होगी, इट मीन्स वो रोगी है। अगर क्वालिटी नहीं होगी ये तो वो रोगी है, अगर ये क्वालिटीज है उसमें तो वो स्वस्थ है। तो अब यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर दोष सम है तो वो क्या है, स्वस्थ है। अगर दोष सम नहीं है तो वो क्या है, मतलब दोष असंतुलन है तो वो क्या है, रोगी है। यही बात पूछ रहे हैं हमसे, बीमारियों का मुख्य कारण पूछा है, दोष का असंतुलन, बिल्कुल सी बात है। आयुर्वेद प्रतिरोध इम्यूनिटी को नहीं मानता कि इम्यूनिटी कोई चीज होती है, ऐसा नहीं मानता। कुपोषण को भी नहीं मानता। और वो क्या कहता है, कहता यहाँ परिभाषा देखो, धातु, कहते धातु भी बैलेंस होनी चाहिए, और धातुएं अगर इम्बैलेंस हो गई कहते तो भी रोग हो जाएगा, है ना। तो धातु का असंतुलन, ये भी रोग मानता है। तो ए और डी अपना ऑप्शन होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर होंगे तो आप प्रश्न को देखते ही पहचान जाएंगे कहां से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, हमसे क्यों पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो तुरंत आप प्रश्न को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न। सिंपल प्रश्न है, एनाटॉमी से पूछा जा रहा है। शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का संबंध किससे है। रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, हमें अच्छे से पता है इसके बारे में, तो हमारा काफी बार हाई हो जाता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं, सभी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है, किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या कहता है, डिक्रीज कैसे होता है, इंक्रीज नहीं पूछा, घटना पूछा है। कहते ब्लड प्रेशर घटता कैसे है। अब आपको पता है दोस्तों कि हमारे शरीर में किडनी होती है। किडनी वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बीन शेप में होती है किडनी, दो होती है लेफ्ट राइट में, ठीक है, बीन शेप्ड होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, रीनल सिस्टम बोलते हैं। किडनी वाले सिस्टम को बोलते हैं रीनल सिस्टम, ठीक है। रीनल वर्ड जहां भी मिले मत समझाएंगे कि किडनी से रिलेटेड कोई चर्चा हो रही है। रीनल में हम कुछ ऐड कर दें तो क्या होगा, एड्रीनल, एड्रीनल। तो एड्रीनल कहां पर पाई जाती है, आपकी किडनी पर पाई जाती है। याद रह जाएगी कि एड्रीनल ग्लैंड कहां पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि एड्रीनल जो है कहां पाई जाती है। रीनल में एड है, मतलब एड्रीनल है ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, कोर्टिसोल और एक मेड्यूला। तो वहां से दोस्तों दो ये हार्मोन्स निकलते हैं, कोर्टिसोल और कैटाकोलिन। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल और कैटाकोलिन। कोर्टिसोल में कमी होना, कैटाकोलिन में कमी होना, ये दोनों के दोनों अगर बढ़ेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ा देंगे, अगर ये कम होंगे तो आपका स्ट्रेस कम कर देंगे, मीन्स आपका ब्लड प्रेशर है फाइनली रिड्यूस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है कैटाकोलामिन में कमी और कोर्टिसोल में कमी, माने ए और सी जो है आपका ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आपको ए की बार में समझ में आ गया। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का 2 जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलनात्मक आसन है। संतुलन वाला आसन पूछा है हमसे। संतुलन के लिए हमें पता है कि गरुड़ आसन एक बैलेंसिंग पोस्चर है, बैलेंसिंग है, ठीक है। ये भी संतुलन आसन हो गया, गरुड़ आसन है, बिल्कुल है। त्रिकोण आसन संतुलन नहीं है। नटराज आसन और कट्टी चक्रासन, कट्टी चक्रासन भी संतुलनात्मक नहीं है, त्रिकोण भी नहीं है। और कौन सा, नटराज आसन, एक पैर पर इस पर खड़े होते हैं, नटराज बैलेंस से ही। तो ए और सी जो है हमारे बैलेंसिंग पोस्चर है, और इतना आपको पता है। तो इस प्रकार हमारे 31 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।